यात्रा वृतांत की, यात्रा संस्मरणों की, यात्रा के सुख से रची बसी एक किताब के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए और उसको लोकार्पित करने के लिए उपस्थित हैं। सियाहत मेरी स्याही से, इसे दुनिया के अनेक देशों की यात्राओं के इसमें बहुत ही सुंदर और अर्थ भरे संस्मरण है, जहाँ पर उनके न सिर्फ है कि ये कोई बहुत पर्यटक भाव जो यात्रा की किताबों में दिखता है, उसके अलावा उन उन उस समय में उस देश का समाज, वहाँ के लोगों को, वहाँ की संस्कृति को समझने की भी एक यात्रा इसमें साथ साथ में चलती है और इसको पढ़ करके हम समृद्ध होते हैं। इसके लेखक हमारे बीच में अतुल चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ में उनको बुला रहा हूँ और इस किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं शंभुनाथ शुक्ल जी और दीपक जायसवाल जी। आप दोनों का भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, शंभु जी और दीपक जी। मैं आमोद जी से चाहूंगा कि किताब के लोकार्पण के समय वो किया जाए। मैं क्लिक कर दूँ फोटो पे दिखा। अब ये रिपोर्ट चला के फोटो ले लिया, फोटो ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम आप तीनों को अपने बीच में पा करके खुश महसूस कर रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं बिना वक्त लिए दीपक जायसवाल के पास जा रहा हूं कि दीपक जी इस किताब के बारे में अपनी बातचीत रखें। दीपक जी। आदरणीय जो हमारे जनसत्ता से लेके जिसको कहते हैं कि चाणक्य के तौर पे, हम लोग एकलव्य के तौर पे दूर से ही शिक्षित होते रहे हैं शुक्ला सर, और एक नए यात्रा वृत्तांत जो अलग पहलू से देखा जाना चाहिए। अभी तक धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को लेकर यात्रा वृत्तांत लिखे जाते रहे हैं। ये पहला ऐसा यात्रा वृत्तांत है जो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को समेटा हुआ है, और इसके साथ इसके भाषाई पहलू, इसके राजनीतिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू और एक आदमी के बनने और भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने, उसके साथ विकसित होने, उसके साथ अपने सामर्थ्य को, अपनी परेशानियों को से लड़ने, जूझने और बनने की कहानी। सर, मुझे लगता है कि चार्ल्स डार्विन के बारे में मैं बात करते हुए कि जब वो बड़ी बड़ी जहाज़ें नाव में समुद्र में उतारी जा रही थी दुनिया को खोज के लिए, उस समय सबके पास बहुत ढेर सारे डर थे। महीनों लोग जाते थे और लौटने का कोई अंदेशा नहीं होता था कि कब लौटना है, और सब्जियों की कमी से और सारी चीज़ों की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से बाल झड़ जाते थे, दांत टूट जाते थे और इस तरीके से बहुत ढेर सारी परेशानियाँ होती थी सर। तो उस समय चूँकि जो नाव उतारी गई, बहुत बड़ी नाव दुनिया की खोज के लिए, उसमें डार्विन जिस नाव से जाने वाले थे उसमें एक क्लर्क की पोस्ट आई थी सर। उसमें क्लर्क की पोस्ट में बोला गया कि उसके लिए पढ़े लिखे आदमी की फॉर्म मांगा गया था। तो उसमें डार्विन की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत अच्छे ग्रेड से पास नहीं थे, तो पहली बार फॉर्म खारिज हो गया। हालांकि इतने डर थे उस नाव में चढ़ने के लिए कि उस पर लोग चढ़े नहीं, तो बाद में डार्विन को बुलाया गया और बहुत डर के साथ वो चढ़े और सारी चीज़ें। लेकिन जब नाव सर कई साल बाद वो लौटी तो डार्विन नहीं थे, वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। और ये डर और ये यात्रा ये अमित चतुर्वेदी सर से जुड़ती, अतुल चतुर्वेदी सर से जुड़ती है, और इसकी पहला जो कहानी की शुरुआत है, ये डार्विन की कहानी की शुरुआत की तरह ही है। जहाज में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं बिल्कुल अनजान जगह, अनजान देशों को जा रहा हूँ।
वहाँ से व्यापार करना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा। ये डार्विन वाली जो चीज़ है सर, कुछ माल बिकेगा भी कि यूं ही खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। जीवन में एक नई राह की खोज में कदम तो बढ़ा दिया है, अब अंजाम चाहे कुछ हो, लेकिन साथ में यह बात भी मन का हौसला दे रही थी कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा, वेयर देयर इज विल देयर इज वे की जो रास्ता आपने बनाया सर, ये डार्विन की कहानी से मिलती हुई है। और आज जानते हैं कि फिरोजाबाद के जो घराने हैं और जो जिनकी वजह से जाना जा रहा है, उसमें सर का नाम है और इन्होंने खुद को स्थापित किया। सर दरअसल ऊंचाइयां चढ़ते हुए आदमी आभार करना उन लोगों को भूल जाता है जो उन्हें बनाए हैं, उन रास्ते के राहगीर रहे हैं, उसमें मदद करने वाले लोग रहे हैं। मैं इनका सर का आभार इस किताब को पढ़ रहा था और सर ने हाथी की स्मृति पाई है और एक-एक लोग जो इनके रास्ते में मिले हैं, उन हर एक को धन्यवाद दिए, आभार दिए हैं। और बड़े-बड़े पोस्ट पे लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी-बड़ी यात्राएँ हैं और इन सारी चीज़ों में जो छोटे लोग हैं, उनको भूले नहीं हैं सर। ये बहुत सुंदर बात मुझे लगी कि अभिजात्य होने में जो इनके जो मैं नोट करके लाया हूँ सर का, एक पैरा सर का पढ़ूँगा, जिन्होंने समर्पित किया है। इन सारे बड़े लोगों को याद करते समय इन्होंने भूला नहीं है कि मेरे निर्यातक बनने के इस सफ़र में सबसे बड़े सहयोगियों में प्रमुख थे मेरे असंख्य अनाम, कुशल और अकुशल कामगार, कारीगर साथी जिन्होंने फिरोजाबाद की गर्म भट्टियों पर काम किया, चांदी की पॉलिश करने वाली कटाई, घिसाई और फ्रास्ट करने वाले मुरादाबाद के ढलाई घरों, सहारनपुर के लुहारों और लकड़ी के कारखानों, अलीगढ़ और हाथरस की गलियों और आगरा के पत्थर के संगत रासों के क्षेत्रों में दिन रात मेहनत करके अपनी मेहनत, अपने पसीने, अपनी कुशलता से पहले शानदार सैंपल बनाए और फिर ऑर्डर आने पर बेहतरीन माल बनाया। उनको याद करते हुए सर ये नमन भेजे हैं, ये कृतज्ञता। ये नागार्जुन की कविता है सर कि उनको भी प्रणाम, जो कहीं पीछे छूट गए हैं, जिनको अनाम है। तो जो पूर्ण काम, तो उनको भी याद करना अपनी यात्रा में बहुत बड़ी बात है सर कि हम अपनी जो जड़ें, स्वरों को याद करें। और जड़ों और स्वरों की बात हो रही है तो उसमें एक और अच्छी बात है सर कि सर ने अपने पूर्वजों को याद किया है। कमलेश्वर से पूछा गया कि आपकी आयु क्या है? उन्होंने थोड़ा-सा सोचा और कहा कि संभवतः मेरी आयु है 5050 साल। 5000 जो मेरे पूर्वज हैं, जो मुझे भाषा सिखाएँ, संस्कृति सिखाएँ और जिनमें मैं बात करता हूँ, जिसमें मैं बहस करता हूँ, उनकी आयु है और 50 साल मेरी आयु है। तो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगा कि सर की आयु जो है, वो सभ्यताओं के विकास से जो 50 साल उसमें जोड़ लिया जाए, 70 साल, 80 साल उसको, और परिवार के बनाए हुए एक-एक जो परिवार, जो संस्था, जो अभी सारा यूरोप घूमे हुए हैं सर, दुनिया के सारे देश घूमे हुए हैं। और इससे सुंदर क्या बात है कि उनसे ज़्यादा जुड़ने से, केवल वहाँ से सीखने गए और अपनी जड़ों से, अपने परिवार से इतना सुगठित रूप से जुड़े हुए हैं और एक-एक आदमी का इसमें नाम है और आभार है। और बहुत सुंदर कहानियाँ, कभी बोझिल नहीं होने देंगी। यात्राएँ दरअसल अपनी कथा हो जाती है, लेकिन इस पूरे संग्रह को पढ़ते हुए, इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ते समय कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको बोझिल हो जाना चाहिए। और हर क्षण ऐसा लगा कि कुछ नया चीज़ है, कुछ नए यात्रा है, कुछ व्यंजन से लेके, उसके भाषाई विमर्शों से लेके, सांस्कृतिक विमर्शों से लेके कि मिस्र जा रहे हैं तो सर ये नहीं बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा-ऐसा है। वहाँ पे वहाँ के ठगों के बारे में बात कर रहे हैं। सर वहाँ के देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वहाँ के देवता हमारे देवताओं से मेल खाते हैं। सांस्कृतिक एकता कैसी है, और वहाँ की भाषाई, अगर जा रहे हैं सर कि अगर सिंध जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ की भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि पेप्सी को कैसे उच्चारण के किसी और तरीके से किया जाने लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे एक सर के परिचय ये भी रहा कि सर सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे थे शुरुआत में और वो ज्ञान कभी जाता नहीं है और ज्ञान के साथ लगातार अपने को समृद्ध करते हुए सर उसको, इस यात्रा को और समृद्ध किए और इस लड़ाई को जो रोज़ लड़ते हैं और उसमें याद करते हुए कि इस यात्रा को इन्होंने दर्ज किया और एक-एक बारीक चीज़ को दर्ज किया है, ये बहुत सुंदर बात है सर। सर छोटी-छोटी चीज़ें और मैं इस पे बात करना चाहूँगा सर का। चरण वही मधु विनंती, जो व्यक्ति निरंतर गतिशील रहता है वही मधु संग्रह कर सकता है। और इस तरीके से सर नदी की तरह थे, कभी तालाब नहीं हुए, हमेशा यात्राओं से यात्रा पे जाते रहें। और मुझे लगता है कि जब गांधी भारत लौटे
तो गोखले ने कहा जाओ भारत घूमो, अगर भारत को जानना है तो भारत को घूमो। शंकराचार्य एक समय भारत घूम रहे थे सर, और देश को एक कर रहे थे, सांस्कृतिक एकता कर रहे थे। दुनिया में सर अभी बात कर रहे थे, शुक्ला सर बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि दुनिया को खोज करने में, उनके विकास करने में और यात्राओं में व्यापारियों का सबसे बड़ा योगदान रहा। जब कुंस्तुनतुनिया पे अटैक हो गया, ऑटोमन साम्राज्य हो गया, उसके बाद की स्थितियां जो रहीं, तो उसमें भारत की खोज, वास्को डी गामा से लेके कोलंबस से लेके मार्को पोलो, ये दुनिया का इतिहास एक तरीके से यात्राओं का इतिहास है। और इसमें सर के और सबसे सुंदर बात ये नया प्रयोग के साथ सर का आया है कि यदि वो बात करते हैं किसी देश में जा रहे हैं, जैसे काहिरा जा रहे हैं सर, तो उसमें लिखा जा रहा है इस तरीके से परिचय, राजधानी काहिरा, कोऑर्डिनेट्स 30.044 डिग्री नॉर्थ, 31.2357 डिग्री ईस्ट। भारत के समय का फर्क 3 घंटे 30 मिनट पीछे। मुद्रा इजिप्शियन पाउंड, जिसकी कीमत आज 2023 में भारतीय रुपए की तुलना में 2 रुपए 70 पैसे के लगभग है। कि एक व्यापारी जाए, एक अनजान आदमी जाए तो इन चीज़ों को वाकिफ हो। तो ये केवल लिख दी गई किताब नहीं, एक सुचिंतित किताब है। और उस यात्रा के पड़ाव में जो चीज़ें आई उसको नमन करते हुए, उसको धारण करते हुए और आगे बढ़ते गए हैं सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने बहुत बढ़िया ढंग से अतुल जी के पूरे विवरण को सराहा और अपने किताब में कुछ नोट भी किए। जो सबसे बड़ी बात है कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। दुनिया को सबसे पहले जानना शुरू किया व्यापारियों ने, क्योंकि व्यापारी अपने व्यापार के मकसद यानी अपनी सामान वो बेचने जा रहे हैं, उसमें एक कौशल होना चाहिए, किस तरह वो अपना सामान बेचेगा, किस तरह उसका प्रचार करेगा। ये दूसरा, वो उस समाज को कैसे पकड़ता है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे अतुल जी ने की कि इन्होंने उस समाज को पकड़ा, इन्होंने दुबई को पकड़ा, इन्होंने दोहा को पकड़ा, काहिरा गए, फिर यूरोप गए, सब जगह समाज को समझने की कोशिश की। क्योंकि जब और मजे की बात, वहाँ के समाज ने इनकी मदद की। जैसे दुबई, काहिरा, जब ये अरब कंट्री में घूम रहे थे तो सारे उनके होटल आने जाने खर्च कोई और ही उठा रहा था, जो इनसे सिर्फ दोस्ती हो गई थी। तो यानी उन्होंने उस समाज को पकड़ा। हमारे दिमाग में एक ये भ्रम बना हुआ कि हम सोचते हैं कि दुबई या सऊदी अरब या यूएई के और जो देश हैं उनका विकास अभी हुआ है तेल के वजह से, लेकिन नहीं। 91 में, यानी जब वो दौर शुरू हुआ खगोलीकरण का, उस समय ही जाते हैं। 91 में भारत के फिरोजाबाद नाम के एक कस्बे से एक व्यक्ति निकलता है कि वो वहाँ पे जाके निर्यात करेगा। कितनी संकटों का सामना करना पड़ेगा। जैसा अभी जायसवाल जी कह रहे थे, दीपक जी, कि हम इसको डार्विन के यात्रा वृत्तांत से देखें। डार्विन मजे के बाद, डार्विन के पिता, उनके दादा डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, चाचा भी उनके डॉक्टर थे। तो जब डार्विन ने यात्रा शुरू की, ये सिर्फ बीए कर रहे थे, तो इनके घर वालों ने कहा तुम जाके क्या करोगे, तुम कुछ पता भी नहीं है। उनका नहीं, मैं बाबू बन के, क्लर्क बन के चला जाऊंगा कैप्टन फ्रेंच के जहाज में। और वो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन फ्रेंच का जो काम करते हैं वो तो अलग, वो अपने एक नोट बनाते रहते हैं, यानी अपने उस काम के अलग होकर नोट बनाते रहते हैं। और उस नोट के आधार पे वो ये इतनी बड़ी खोज कर डालते हैं, जो खोज हमें आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है। उन्होंने, डार्विन ने कहा कि हमारा विकास वानर समाज से हुआ है। तो इतनी, हाँ, ये बहुत बड़ा कैसे हमने विकसित किया है अपने को इस तरह से, ये डार्विन की खोज थी। इसीलिए क्योंकि यात्राएं की थी, और यात्राएं की थी अपने काम के अलावा दूसरी चीजों को भी देखते थे। जैसे जब वो दक्षिण अमेरिका की तरफ जा रहे हैं तो बताते हैं कैसे उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को, जंतुओं को देखा जो अब विलुप्त हो चुके हैं। तो ये सब देखना। उसी तरह जब ये हम जिसके बारे में गलत धारणा रखते थे कि दोहा कैसा होगा, दुबई कैसा होगा, हम समझते थे वहाँ ऊँट हैं, बद्दू हैं। उस समय आज से 35 वर्ष पहले तब बता रहे थे वहाँ की सड़कें, वहाँ के होटल, वहाँ के माल कितने सुंदर हैं, जब दिल्ली में इनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। दिल्ली में 91 में माल कल्चर नहीं था, तब वहाँ पे माल कल्चर था। तो जब तक हम दुनिया में बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक तरह से कूक मंडूक बने रहेंगे। जब हम दुनिया को देखेंगे, बाहर निकलेंगे, उनकी मान्यताओं को भी स्वीकार करेंगे। हम कई जगह बड़ी हठधर्मी करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। नहीं, अगला आदमी क्या कर रहा है। दुनिया में दूसरी सभ्यताओं के जो लोग हैं, दूसरे कल्चर को मानने वाले, दूसरे धर्म को मानने वाले, वो क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, तभी तो अपना विकास करेंगे। हम सिर्फ अपने धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय को लेकर के विकास ही कर सकते हैं। विकास करना है तो ये सब देखना पड़ेगा।
फिर ये देखना पड़ेगा, अतुल जी अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि दुबई में भी गंगा जमुना मैया भी हैं, वहाँ यमुना पूजा भी होती है। यानी जिस चतुर्वेदी समाज से अतुल जी है, वहाँ यमुना पूजा का बड़ा महत्व है। तो यमुना पूजन को वहाँ भी वो देखते हैं, कैसे समुद्र में खड़े होकर के लोग यमुना पूजन कर रहे हैं, कैसे वो यमुना के कीर्तन गा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा है, वहाँ के समाज की छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा है। एक जगह पेरिस में इनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया, ये लेके जो जा रहे थे, अब वहाँ फ्रांस की दिक्कत ये है कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिलेगा नहीं। अगर उनको अंग्रेजी आती है तो भी नहीं अंग्रेजी जानकारी वो प्रकट करेगा। ये मेरे साथ भी दिक्कत आई। मैं एक बार मॉन्ट्रियल गया, मॉन्ट्रियल में है तो कनाडा में, लेकिन मॉन्ट्रियल के लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो मैंने एक से पूछने की बहुत कोशिश करी कि भाई हम अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करें, उसे नहीं बताया। वो अनजान बना रहा है, जैसे हम कुछ भी नहीं पूछ रहे। फिर मेरी जो एक नातिन है, मेरी बेटी की बेटी, उसका नाम मैंने कनाडेश्वरी रखा है। वो फ्रेंच मीडियम में पढ़ रही, बहुत छोटी थी, मतलब तब वो मुश्किल से 5-6 साल की थी। उससे फ्रेंच में बोला जब, तब उसे बता दिया कि जहाँ आप खड़े हो यही पार्किंग। तो ये इस तरह के संकट का सामना करते हुए तो पेरिस में एक लड़की इनको मिली जो थोड़ी सी अंग्रेजी जानती थी, थोड़ी इनकी मदद करती है। अब संयोग ये होता है कि ये अपना वो जो अटैची लेके चल रहे हैं, जिसमें सामान भरा हुआ, उसमें छोटे छोटे पहिए लगे, वो पहिए अचानक टूट जाते हैं। अब यूरोप के आज से 1991-92 में ये अटैची खोपड़ी पे रखते हैं, जैसे कोई भारत में कोई भी पोर्टर कुली जो सामने इस तरह रखते हैं और चल देते हैं। तो लड़की देख लेती है, फिर इनको बुलाती है, रुकिए क्या कर रहे हैं, तो बताते हैं ऐसा ऐसा हो गया। तो कहती कोई बात नहीं, वो भी इनका सामान उठा के अपनी खोपड़ी रखते हैं। तो ये कितना अच्छा सुंदर विवरण है कि हर जगह हमारी तरह के लोग और मददगार लोग मिल जाते हैं। तो जब तक हम उस समाज में जाएंगे नहीं, तब तक हम कैसे जानेंगे। तो एक तरह से इनकी किताब, जब इनकी किताब का विमोचन हुआ या इसी में, तो उसमें चूंकि बहुत भीड़ भी थी, शशि थरूर भी थे, तो मैं भी वहाँ गया। जब उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने पाया वो सारी किताबें बिक चुकी हैं। संयोग से एक काफ़ी मुझे मिल गई। उसके बाद जो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया है तो पढ़ते ही चला गया, लगा इसको खत्म ही नहीं वो कितना अच्छा संस्मरण। और मैंने इनसे कहा भी कि आप इस संस्मरण को फिर आगे बढ़ाइए। उसके बाद जब दोबारा आप देशों में गए, चूंकि आप निर्यातक भी हैं, आपको जाना ही पड़ता होगा, तब कैसा महसूस हुआ, तब वो लोग कैसे लगे। अब जैसे जिनके मित्र बने सऊदी में, दुबई में, तो जब इनका बेटा वहां गया उसके कई वर्षों बाद, तब उसने उनका भी खर्चा उठा लिया। ये कितना अच्छा लगता है कि होटल का खर्चा, उसका ठहरने का खर्चा, सारा खर्च वो उठा रहा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दोस्ती का पैमाना इस तरह रखा होगा कि हमारी दोस्ती यथावत बनी रहे, हम लोगों को अपनी वाणी से, अपने विचारों से अपने अनुकूल कर सकें। मैंने कहीं एक बहुत छोटी क्लास में शायद पढ़ा था कि अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं, 3 चीजें आपको आनी चाहिए। एक तो आपको थोड़ा सा सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान हो। सामुद्रिक शास्त्र मीन्स कि हम आपका चेहरा देख के रीड कर सके कि दरअसल आपके दिमाग में चिंताएं किस बात को लेकर के है। दूसरा, आंग्ल भाषा का ज्ञान हो, यानी हम अंग्रेजी में निष्णात हो। अंग्रेजी नहीं आती, दुनिया भर में अंग्रेजी ही बोली जाती है। तीसरा ये है कि हम खान पान में उदार हों, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये खान पान में उदार नहीं थे, ये हर जगह तलाशते हैं कि हमें वेज ही खाना मिले, और वो इनको उपलब्ध ही हो जाता है। जब कोशिश करते हैं तो वो उसी तरह का खाना जैसा ही चाहते हैं वो प्राप्त भी कर लेते हैं। चाहे वो काहिरा रहा हो, चाहे वो दुबई रहा हो, चाहे वो यूके रहा हो, या और यूरोपीय देश रहे होंगे जहां आमतौर पर तब तक भारतीय नहीं जाया करते थे। अब तो भारतीय खाना हर जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। पर उस जमाने में इनको भारतीय खाना ढूंढ देना इनके ही वश की बात थी। क्योंकि हम पढ़ते थे कि एक जमाने में अमेरिका जब गए वो अपने विद्यानिवास जी, तो अपने साथ बर्फी और दही चूड़ा ले आते थे। चूड़ा को भिगो के दूध में भिगो लिया, वही खा लिया। चूंकि प्योर बेस थे तो खाना कहाँ खाए। लेकिन आज के अमेरिका में कहीं हर जगह भारतीय खाना मिल जाएगा। उन इलाकों में मिल जाएगा जहाँ पता जिनकी आबादी 1 लाख है। ऐसे एक अबूरा शायद द्वीप समूह है, वहाँ हमारे एक मित्र है, उनके दामाद ने होटल खोला हुआ है। तो हर जगह मिल जाएंगे, कैरेबियन कंट्री है तो हर जगह भारतीय खाना भी उपलब्ध है। उस जमाने में कैसे मिलता था, तब तो वो लिख रहे हैं कि हमें खाने पीने में उदार होना चाहिए। नहीं, आप अपनी चीज़ों को रखते हुए भी आप दुनिया घूम सकते हैं। तो दुनिया घूमने के बारे में जो जड़ताएं होती हैं उसको तोड़ा है अतुल जी ने, और अतुल जी उसके कारण निर्यातक भी हुए, इतना व्यापार भी उन्होंने इस ऊंचाई तक पहुंचाया।
और अपने, जैसा कि अभी दीपक जी ने कहा, उन्होंने अपने परिवार को भी याद रखा। और इनका जो चतुर्वेदी समाज के इनका जो परिवार है, वो कैसे अकबर के समय से इनका इतिहास इनके पास ज्ञात इतिहास है। कितनी पीढ़ियों का हो गया, 8-10 पीढ़ियां तो हो जाती हैं अकबर के समय से, कि कैसे वो महसूल वसूलते थे, कैसे एक बार राजा टोडरमल से महसूल वसूलने लगे, फिर झगड़ा हुआ, इनको बंद किया गया, फिर इन्होंने कहा खाने नहीं खाएंगे अंदर, फिर उनको छोड़ा गया। बड़ी रोचक किस्से हैं। तो ये पुस्तक जो है सियासत से स्याही तक अद्भुत पुस्तक है। इसको एक बार आप शुरू करेंगे तो खत्म नहीं करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अतुल जी की पुस्तक लाजवाब पुस्तक है। अब तक मैंने जितने यात्रा संस्मरण पढ़े हैं, मैंने पहला यात्रा संस्मरण पढ़ा था, मेरी जो दुनिया घूमने की मेरी इच्छा हुई वो थी विश्व यात्रा के की झलकियां। ये किताब लिखी थी रामेश्वर टाटिया ने। रामेश्वर टाटिया एक जमाने में कानपुर के मेयर होते थे, तो बड़ी बड़ी रुचिकर पुस्तक लिखी। और नियाग्रा फॉल का जो वर्णन उन्होंने लिखा था, तो मैं जब कनाडा गया तो उन्हें पहला काम ही यही किया कि हम कहीं जाए न जाए, पहली रात हम नियाग्रा में काटेंगे जाके। तो ये जो एक रुचि पैदा करना, न सिर्फ हम बहुत सारी जगह घूम आते हैं, घूम के लौट आए, हम पुस्तक मेले मान लीजिए आए, घूम के लौट गए, हमने वर्णन कर दिया है, पुस्तक मेले में इतने स्टॉल थे, इतनी किताबें थी, खरीद लाए। लेकिन एक ऐसे अपनी ऐसी शब्दावलियों से वर्णन करना कि पुस्तक मेले में आने के लिए टूट पड़े लोग, तो ये वर्णन जो है इनका अद्भुत है। तो वो मैंने पहला पढ़ा था रामेश्वर टाटिया किताब में, दूसरा पढ़ा अतुल जी किताब में। रामेश्वर टाटिया तो खैर बहुत बड़े उद्योगपति थे, बीआईसी के चेयरमैन थे, नेहरू जी के दोस्त थे, 2 बार एमपी भी रहे। लेकिन एक अनजान आदमी, एक अनजान से, वो तो कलकत्ता से गए थे, एक अनजान से शहर में, तब तक फिरोजाबाद का निर्यात में कोई नाम नहीं था। हम लोग फिरोजाबाद को जानते थे, या तो जानते थे चूड़ियों के कारण, या जानते थे डकैतियां बहुत होती हैं। क्योंकि मैंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान में पहला जो मुझे असाइनमेंट मिला था वो अनार सिंह यादव वाला मिला था, यानी मक्खनपुर के पास कोई गांव था, मुझे गांव अब मिस कर रहा हूँ। तो अब मक्खनपुर जाने के लिए मुझे पूरा कानपुर से मैं चला, पूरा दिन लग गया था, क्योंकि तब तक वहाँ के लिए कोई साधन नहीं था। तो इसके जानते थे, बाकी फिरोजाबाद से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं थे। लेकिन जब दिल्ली से कानपुर जाते थे तब फिरोजाबाद से होके ही जाना पड़ता था। अब तो जो हाईवे बन गया है, फिरोजाबाद साइड में छूट जाएगा, तो हम वहाँ देखते थे ठेलों पे लोग चूड़ियाँ बेच रहे हैं, और कुछ नहीं था। लेकिन उसी कांच उद्योग के कारण हम मुरादाबाद तो जाना जाता था, फिरोजाबाद नहीं। तो इन्होंने उस फिरोजाबाद को जो है, जिसे अब सुहाग नगरी भी कहा जाता था, उसको निर्यात का एक बड़ा पॉइंट बना दिया। अब मेरे ख्याल से दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से सामान मंगवाते होंगे। जब पहली बार गए दुबई या दोहा गए थे सर, तो वहाँ जिससे मिले और बताए कि हम फिरोजाबाद से गए हैं, फिरोजाबाद कहाँ है, वो गए इंडिया से। अरे इंडियन सामान नहीं खरीदेंगे, जैसे आजकल कई बार हम लोग कहते हैं चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे, ये कई बार बहुत क्वालिटी बड़ी गिरा देते हैं। तो उसी तरह नहीं हम इंडियन सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन कैसे विश्वास दिलाया उस कठिन घड़ी में, जब कोई इंडिया को जानने वाला नहीं था, तब इन्होंने विश्वास दिलाया, और कैसे विश्वास से अपनी सफलता इन्होंने कायम की। तो ये सियासत से स्याही तक एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, या खुद वो बयां कर रहा है कि जीरो से सफर शुरू करके कैसे उस शिखर पे पहुंचते। इसे मैं तो कहूँगा ये अद्भुत पुस्तक है, लाजवाब पुस्तक है। धन्यवाद। बोला जाता है कि जहाज सबसे ज़्यादा तटों पे सुरक्षित होते हैं, लेकिन इससे जहाज का काम नहीं चलता। तो सर के बारे में भी यही सही है कि फिरोजाबाद में सर सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे, लेकिन सर वो जहाज पे बैठे और निकले। ये वो समय था जब आर्थिक सुधारीकरण हो रहा था सर। हाँ, और दुनिया में भारत की पहचान आयातक के रूप में थी। उस समय 1991 के आसपास ये सोचना कि निर्यातक हो और मैं उसका कोशिश करूँगा, मैं उसको आगे ले जाऊँगा, और पूरे शहर का नाम एक आदमी के नाम से जाना जाने लगे, ये बड़ी बात है सर। और इसी कुछ आपके संस्मरणों के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ यात्रा वृत्तांतों के बारे में, कि जो आपके बहुत खास दिल के पास हो और जो पीढ़ियों का निर्माण कर रहा है, आपकी प्रेरक के तौर पे पीढ़ियों को आप देना चाहेंगे सर कुछ संस्मरण। धन्यवाद। सबसे पहले लोक भारती और राजकमल प्रकाशन को, फिर आदरणीय श्री शंभुनाथ शुक्ला जी और प्रोफेसर जायसवाल साहब, और आप सब लोग जिन्होंने समय निकाला। जो ये यात्रा संस्मरण आज आपके सामने आया है, इसकी शुरुआत एक ऐसे यंग लड़के से हुई थी जो कि घर पे कांच का काम होता था, लेकिन वो कुछ नया करना चाहता था।
और शुरुआत अपने लिए कुछ काम की खोज की हुई थी, लेकिन जैसा एक रूसी लोक कथा में जाओ वहां न जाने कहां और लाओ उसे न जाने किसे, वैसा ही कुछ मेरा हाल था। क्योंकि हमारे शहर से एक्सपोर्ट होता नहीं था, कोई जानता नहीं था, और मैं चल पड़ा था इन देशों की यात्रा पर, जिसमें मुझे ना ये मालूम था कि किस देश में जाऊंगा, किससे मिलूंगा, और ये भी नहीं मालूम था कि क्या बेचूंगा। तो आसपास के शहरों के सैंपल लेके और पहुंचा। तो बाकी का वृतांत और बातें तो हुई हैं, लेकिन मैं कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर करूं कि पहली बात ये कि जब हम लोग बाहर गए और मैं मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों में गया, तो मेरे अंदर एक धारणा ये थी कि यहां पट्टी लगाए हुए लोग और नमाज पढ़ रहे होंगे, कोई काम धंधे से तो मतलब नहीं है, कुर्ता पजामा पहने हुए ये चल रहा होगा। और जैसे ही मैंने दुबई में अपना पहला पैर रखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। 1991 में हमारे भारत में ना इतने बड़े बाजार थे, ना इतनी बड़ी कुछ बड़े शहरों में रहा होगा। हम लोग अपने मामा जी के साथ बंबई जाते थे तो एयर इंडिया की बिल्डिंग में एस्केलेटर था, अकेले उसी में, तो उसी एस्केलेटर पर घूमने चले जाते थे। मतलब इस बैकग्राउंड से हम दुबई गए, वहां देखा, तो हम तो समझते थे कि यहाँ पर लोग सिर्फ धार्मिक चीजों से ही मसला रखते हैं, लेकिन वहां आधुनिकतम चीजें देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, बहरीन तो और आधुनिक है। इजिप्ट गए तो ये समझ में आया कि जो हमारे यहाँ होता है कि काम हो जाते हैं थोड़ा हाथ गरम करके, मुट्ठी गरम करके, वो इजिप्ट में देखा तो समझ में आया कि इंसान कहीं हो, फितरत वही रहती है। मैंने वो किस्से लिखे हैं और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको रुचि है इन चीजों में और अलग देशों की संस्कृति को जानने में, और वो संस्कृति मूलतः मानव की एक ही प्रवृत्ति है ये जानने में, तो इस किताब में पढ़िएगा। एक मैं आपको अपना अनुभव और बताऊं कि व्यापार में तो जैसा आपसे चर्चा हुई कि हम लोगों को पहले कोई घुसने नहीं देता था, सामान हमारा देखने की नौबत नहीं आती थी, दुकानों से निकाल देते थे। धीमे धीमे करके ये हुआ कि 10 साल में यूरोप के व्यापारी मुझसे पूछते थे कि अब अगले साल का फैशन ट्रेंड क्या रहेगा। इसीलिए इस पुस्तक का नाम मैंने रखा है भारत की यात्रा तुमसे आप तक की, कि पहले तुम कहते थे और फिर आप कह के इज्जत दे रहे हैं। एक और अनुभव हुआ कि जब किसी देश के लोग बाहर जाते हैं तो एक तो व्यक्ति होता है जिसको सरकार नियुक्त करती है राजदूत के रूप में, लेकिन जो असंख्य लोग आपके देश से विदेश में जाते हैं, आपके देश के कल्चर के, सभ्यता के सही मायने में राजदूत वो लोग हैं। अगर आप किसी देश में जा रहे हो और वहां के लोग आपको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, तो आप कभी इस गलतफहमी में मत आना कि आप में कोई खास बात है। आप ये ध्यान रखना कि उस देश में आपसे पहले जो लोग आए हैं या रह रहे हैं, उन्होंने जरूर कुछ ऐसा किया है जिससे आपको इज्जत मिल रही है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आपको उस देश में 2 दिन काटना मुश्किल हो जाता। जैसा अभी आदरणीय शुक्ला जी ने बताया कि मैं दोहा गया और वहां पर मेरी मित्रता ऐसी हुई कि उन्होंने, अरबी शेख महोदय ने मुझे ऑर्डर दिया तो दिया, मुझे होटल का बिल नहीं देने दिया, और जब 30 साल बाद मेरा बेटा गया तो उसके साथ भी उन्होंने वही आपसी व्यवहार किया। तो ये इसीलिए हो रहा था कि हमारे देश की छवि जो लोग जा रहे थे वो अच्छा कर रहे थे। एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा कि जब ये यात्रा शुरू की थी तो अपना स्वार्थ था, मैं एक्सपोर्टर बनूं। जब जहाज में उड़ के चला और वहां पहुंचा तो मुझे लगा नहीं, फिरोजाबाद को तो लोग जाने, यहां तो कोई जानता ही नहीं है। कांच हमारा बिक रहा है और दूसरे शहर वाले बेच रहे हैं, तो थोड़ा स्वार्थ बढ़ा कि नहीं फिरोजाबाद को भी लोग जाने।
जब और आगे समझ में आया और काम मिलने लगा, और उनके जैसे ये ट्रेड फेयर लगा है तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में, इंग्लैंड में बर्मिंघम में, पेरिस में, उन फेयर में गया तो ये एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ करना है कि हमारे देश को लोग जाने कि हमारे देश से ऐसी चीज आ रही है। और ये सफर मालूम नहीं कब 91 में शुरू हुआ था, 2025 आ गया, फिरोजाबाद को लोग जानने लगे। लेकिन ये किताब जो लिखी उसके पीछे एक उद्देश्य और हो गया था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं और मैंने यंगर जनरेशन का, नौजवानों का अपने रोजगार के लिए रोज रोज का संघर्ष देखा है। ईश्वर की कृपा या मैं पूर्व जन्म को मानता हूं, कुछ ऐसा रहा होगा कि मैं मान लीजिए ऐसे घर में पैदा हुआ जहां मुझे ये संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेकिन न जाने कितने मेरे दोस्त थे जिनके साथ डू और डाई रहता था, अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे। समझ में ये आया कि चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, संख्या बहुत कम है। सिविल सर्विसेज की ही बात नहीं है, किसी भी नौकरी की। तो जो करोड़ों की, अरबों की जनसंख्या है, इसमें होगा क्या। तो मैंने ये सीखा दूसरे देशों में देखते हुए कि इसका जवाब केवल उद्यमशीलता में या एंटरप्रेन्योरशिप में है। और मुझको लगा कि अगर मैं ये अपना संघर्ष और संघर्ष से इस काम को कर दिया, ये अगर लोगों के सामने अपने अनुभव लाऊं और मेरी इस किताब को पढ़ के 2-4 यंग बच्चे भी एंटरप्रेन्योर बन गए तो मैं अपना लेखन सफल मानूंगा। आज ये लेखन के पीछे एक्सपोर्टर बनाने की या कोई और साहित्य बनाने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद यही है कि यंग जनरेशन जो कि जॉब सीकर बनने को लाइन लगा के घूमती है, वो जॉब गिवर बने, कैसे भी जॉब गिवर बने। बाकी मैं चाहूंगा कि मैं ही बोलता रहूंगा, वो अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने किताब पढ़ी उनसे कुछ हो और फिर आप कुछ पूछेंगे तो मैं निश्चित बताऊंगा। निश्चित तौर पे अतुल जी की किताब, मैं कहूँगा इन्होंने कोशिश की है कि लोग जॉब गिवर बने, जॉब सीकर न बने। कैसे एक ऐसे युवक के संघर्ष की कहानी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और तैयारी करते करते वो अचानक से एक्सपोर्टर बन जाता है। एक्सपोर्ट करने के लिए जब वो दुनिया में निकलता है तो पाता है दुनिया तो बहुत बड़ी है, ये कोई फिरोजाबाद नहीं है और यहाँ तो फिरोजाबाद में कोई जानने वाला भी नहीं है। तो एक अनजाने देश में यानी अनजानी दुनिया में जाकर के अपनी पहचान कायम करना हो, तभी तो आप जॉब सीकर बन पाएंगे। जब आपके अंदर इतना साहस हो, इतना धैर्य हो, तब जॉब सीकर बन सकते हैं। और ये काम अतुल जी ने किया। दूसरे जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है कि इस पुस्तक के जरिए, सियाहत मेरी स्याही से, इसके जरिए बताने की कोशिश की है कि हम जब दुनिया घूमते हैं, अपने काम से गए हैं, लेकिन हम कुछ और चीज़ें भी लोगों को बताएं, और ये लोगों को बताने की कोशिश की है। जैसे काहिरा में जाके क्या होता है या पेरिस में कैसा है, समय के साथ साथ वो समाज को ही बताते हैं। टाइम में कितना हेर फेर है, कहाँ रुके, ये सब चीज़ें हैं। ये तो एक तरह के गाइड का काम करेंगे, लेकिन ये एक सांस्कृतिक राजदूत का काम दोनों देशों के बीच कर रहे हैं। एक ऐसे एम्बेसडर हैं जो कल्चरल एम्बेसडर हैं, जो दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक दूत का काम कर रहे हैं। तो ये काम इनका अद्भुत है, लाजवाब है। अब मैं चाहूँगा दीपक जी सर की किताब की भूमिका में ही एक शेर है जो सर को परिभाषित करता है। एक्सपोर्ट और सियाहत के लिए जो सफ़र मैंने विदेशों के किए, जब मैं नज़रों से तुम्हारे छुप जाऊं, उनके किस्सों में मिलूंगा तुमको। जब मैं नज़रों से तुम्हारे छुप जाऊं, उनके किस्सों में मिलूंगा मैं। तो सर का जो केवल ये व्यापारी का दुनिया को जो यात्रा है, दुनिया के लिए किया जा रहा है, ये यात्राएं जड़ताओं को तोड़ती भी हैं सर। तमाम तरीके की जड़ताओं को तोड़ते हुए, बंधनों को तोड़ते हुए जो ये सफ़र निकला सर, इसमें किस तरीके से भाषा के भी प्रश्न हैं, सांस्कृतिक प्रश्न हैं, साहित्यिक प्रश्न हैं। इसको देखने के लिए हम एक थोड़ा सा
सोचेंगे सर कि इन सर के किताब का ही एक पैरा का उद्धरण दे। सर मिस्र के पिरामिड के आसपास का चित्रण कर रहे हैं। उन चित्रों और उन संस्कृति के बारे में और पूछने पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारी भी मिली। प्राचीन मिस्र में अनेक किस्म के देवी देवताओं की पूजा होती थी और समय के साथ पूजे जाने वाले देवता भी बदलते रहे। एक समय में तो फराओ अर्थात राजा को होरस का अवतार माना जाता था। होरस अथवा रे सूर्य का नाम था और रे अथवा सूर्य प्रतिनिधि होने के कारण राजा स्वयं देवता माने जाते थे। मृत्यु के बाद राजा की पूजा पिरामिड के सामने के मंदिर में होती थी। मजेदार बात यह थी कि मिस्र की जनता को संभालने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर को भी अपने एमन रे अथवा रे देवता अथवा सूर्य का पुत्र घोषित करना पड़ा था। एक और देवी थी जिनके सिर पर गाय के सिंग दिखाए जाते थे। इनका नाम हाथोर था और उनको गाय देवी को पूजा जाता था। मैं मिस्र के प्राचीन देवी देवताओं के बारे में रहा था और याद मुझको अपनी देवी देवता और गौ माता का आ रहा था। यही संस्कृति और जड़ों से लगातार सर जुड़े रहे। बात इतने ही पर नहीं रुकी। एक समय में उनके यहाँ भी सभी देवताओं में प्रमुख देवता की अवधारणा हुई। इस देवता का नाम था अमून। यह देवताओं में प्रमुख देवता की अवधारणा रही कि देवताओं के माने कुछ समय तक और जानते हैं इन देवताओं का स्वरूप क्या था। अमून देवता का रंग नीला था। कुछ ध्यान आ रहा है आपको? अच्छा चलिए आगे जानिए। इन अमून देव के सर पर हैट में 2 पंख भी लगे होते थे। बात इतनी ही नहीं है, अभी भी इजिप्ट में ओपेट फेस्टिवल में अमून, उनकी पत्नी अमोनेट या मूट और देवता होसू चंद्रमा, इन तीनों को एक रथ पर बैठाकर करनेक शहर के मंदिर से लक्सर शहर तक की रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा को वहाँ के लोग खींचते हैं। क्या ये हमारे किसी तीर्थ स्थल की याद दिला रहा है? क्या हमारे किसी देवता की याद दिला रहा है? क्या ये जगन्नाथपुरी है क्या? तो इस तरीके से साम्यता और संस्कृति को एक दूसरे को, जो अपनी संस्कृति को नहीं जानता है वो दूसरे की संस्कृति को कैसे जानेगा? सर कह रहे थे कि जो वहाँ बसे हुए लोग हैं, जो यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, वो सब सच्चे राजदूत होते हैं। सांस्कृतिक जो आवागमन है, दुनिया को जो हमारी संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम जैसी चीज़ है, तो ये व्यापारी लोग ही हैं जो अपने साथ संस्कृतियों को ले गए, साहित्य को लेके, भाषा को ले गए। तो इस तरीके का विस्तार जो है इस किताब में मिलेगा और तमाम तरीके की रोचक कहानियाँ, जैसे गामा पहलवान जैसी चीज़ों का सर उदाहरण जो दिए हैं कि गामा पहलवान जब दुनिया में बड़े पहलवान माने जाने लगे, नेहरू की नाक बचाए और उसके बाद जब उनको कहा गया कि मथुरा में सर के ही परिवार के किसी सदस्य से लड़ना था, तो उनके ऊपर इनके परिवार के इतने एहसान थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लड़ना। तो ढेर सारी चीजें, ऐसे किस्से, कहानियां हैं जिनको इतने रोचक तरीके से कहा गया है कि कभी भी भाषा बोझिल नहीं होती। वो नदी की रवानगी की तरह है और लगातार जैसे सर की यात्राएं रही हैं, समुद्र की लगातार यात्रा रही हैं, देशों की यात्राएं रही हैं, उस यात्रा के साथ साथ, वो व्यापार के साथ साथ, उस विकास के साथ साथ, उस जो जुझारूपना है, ये सारे सर के व्यक्तित्व में और इस किताब में मौजूद हैं। तो अपील है आप सभी से कि इस किताब को पढ़ा जाए और संस्कृत की जो सांस्कृतिक रूप से भी, भाषाविद भी और हर आदमी जो अलग अलग क्षेत्रों का है, इसमें कुछ न कुछ पाएगा। बस जरूरत है कि गहरे पानी पैठ, इसमें मोती है, सीप है, हर आदमी के लिए कुछ न कुछ है और इसलिए यह बोझिल नहीं है। कबीर की कविताओं की तरह, तुलसी की कविताओं की तरह कि जो पीएचडी करने वाला आदमी है वो भी जानता है, मास्टर है, उसको 10 सालों से पढ़ा रहा है मेरी तरह, और गांव का आदमी जो है उसको कबीर के दोहे याद है, रहीम के दोहे याद हैं और वो उसी तरीके से रवानगी में बह रहा है। तो इस किताब से किताब को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, सर को शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि लगातार सर की यह यात्रा और आगे बढ़ती रहेगी, कोऑर्डिनेट्स बदलते रहेंगे और उसी में दर्ज होते रहेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं सर। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इस किताब के संबंध में, ये होने को यात्रा वृतांत है व्यापार का और चीजों का, लेकिन एक आदमी कभी यात्रा नहीं करता, उसके साथ साथ उसका परिवार सबसे पहले, इष्ट मित्र, फिर जैसा मैंने कहा कारीगर लोग, शहर, तमाम लोगों की इच्छाएं, संवेदनाएं, शुभकामनाएं रहती हैं। वो यात्रा दिखती अकेले की है,
लेकिन कहीं उनके माँ बाप कुछ प्रयास किए होंगे, कहीं उनके पत्नी, बच्चे, भाई बहन। अब मेरे छोटे भाई अभिनव, वो लगातार इसमें साथ रहे हैं। भले ही लेखक मैं हूं तो किताब मैंने लिखी है। पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, फिर मेरे 2 मामा, एक सुभाष मामा है मेरे, जिनसे मैंने जाना कि एक्सपोर्ट क्या है। एक और नरेश मामा हमारे थे, उनसे एक्सपोर्ट का जाना। हमारे प्रकाश मामा दिल्ली में रहते थे, हमारा अड्डा वही होता था, नहीं तो इतने बड़े शहर में हम सैंपल वैम्पल कहाँ रखेंगे। और यही नहीं, जब मैं विदेश भी जाता हूं तो स्विट्जरलैंड में मुझे अतुल चतुर्वेदी और कनक भाभी मिलते हैं। अमेरिका में मेरी मौसी के, इलाहाबाद वाली बड़ी मौसी के लड़के विनय स्वरूप जी जो वर्ल्ड बैंक में है, वो लोग मिलते हैं। मैंने सब जिक्र किया है कि आपको रिश्तों की अहमियत समझ में आती है, आपको हर जगह सहारा मिलता है और तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। कभी अगर किसी ने ये सोचा कि मैं अकेला कुछ कर लूंगा, तो नहीं। हर यात्रा में एक यात्री दिखता है, उसके पीछे न जाने कितने लोगों की शुभकामनाएं और मेहनतें होती हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि रिश्तों के महत्व को आज के टाइम में, जब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बड़े शहर बढ़ रहे हैं, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रिश्तों के बिना कुछ नहीं होता। और बाकी आप लोग अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी, आपको व्यापार की जानकारी चाहिए तो मैंने इसमें सजोने की कोशिश की है कि आसान शब्दों में कैसे जान सकते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है एक्सपोर्टर बनने की। दूसरे देश आप घूमना चाहते हैं तो उन जगहों का वर्णन है, कैसे जाएंगे, क्या है। और कुल मिलाकर ये है कि ये एक सामान्य आदमी की कहानी है, सामान्य नौजवान के संघर्ष की कहानी है। और हाँ, ट्रेजेडी नहीं है, सुखांत है। तो आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं प्रोफेसर जायसवाल साहब से कहूँगा और शुक्ला जी से वो कुछ बोलना चाहें, और फिर मेरी तरफ से आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। और हाँ, लोक भारती प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन अगर एक नए लेखक की उंगली नहीं पकड़ते तो भी ये किताब आपके सामने नहीं आती। तो उनके लिए तो कितने धन्यवाद कहूँ, वो कम पड़ेंगे। धन्यवाद। मैं एक चीज़ जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप जा रहे थे, ये अपना सामान लेकर के विदेश की सैर पे निकल रहे थे, तो आपके दिमाग में, जैसे आपने शुरू में लिखा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये राहुल जी ने कोट किया है, जिंदगानी फिर कहाँ हो, जिंदगी ये फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो आपके दिमाग में सैर करना उद्देश्य था या सर, ईमानदारी की बात यह है कि उद्देश्य व्यापार था, लेकिन डेस्टिनेशंस जो सैर के सुने थे वही मैंने अपनी आइटिनरी में रखे थे, जो अखिल चतुर्वेदी जिन्होंने बनाया था, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। मैंने कहा ना कि जाओ वहां न जाने कहाँ, लाओ उसे न जाने किसे का किस्सा था। तो जिन देशों के नाम सुने वो बता दिए अखिल भाई साहब को, और उन्होंने उसको एक एक करके एक यात्रा बना दी। तो सैर व्यापार के लिए सैर थी और सैर से व्यापार हो गया। राहत इंदौरी का एक शेर है कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते होंगे, हटाते जाते। तो ये शिकायत राहत इंदौरी का जो है, सर ने दूर किया है कि जो निर्यातक बनना चाहते हैं तो पत्थर कैसे हटाने हैं, उसके सूत्र इसमें मौजूद हैं। दूसरा, किस बुद्ध को निर्वाण मिल गया था, महायान शाखा जो है वो कहती है कि बुद्ध को निर्वाण मिल गया था और निर्वाण से उनको ज्ञान प्राप्ति मोक्ष मिल गया, लेकिन दोबारा लौट के बोधिसत्व और जातक कथाओं में क्यों लौटे? उन्हें एक आदमी का निर्वाण नहीं चाहिए था, उन्हें साथ में सबका निर्वाण चाहिए था। वो आदमी बड़ा नहीं जो खुद मोक्ष प्राप्त करके कहीं मुंबई में जाके बैठ जाए और सारे दुनिया की संपत्ति वहाँ चलती जाए, नदी की तरह एक कुएं में जाके बहती जाए। तो ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो इन्होंने बहुत मेहनत से कमाया है, जो अनुभव कमाए हैं, वो लोगों के साथ बांट रहे हैं। ये दुनिया को और सुंदर करने की जो तरीका है, जो सोच है, इसको सलाम करना चाहिए। ये बुद्ध की वही संस्कृति है
और प्रवृत्ति है जो अपने निर्माण के लिए नहीं, दुनिया के निर्माण के लिए जीने की इच्छा है, सुंदर बनाने की इच्छा है। और दुनिया को सुंदर बनाने की इच्छा एक तरीके से अद्भुत है, अप्रतिम है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ पर होने के लिए। बहुत बहुत आदर और आभार। ये सत्र यहीं पे समाप्त हो रहा है अभी। धन्यवाद।